शाम सूरज ढल रहा था। आरव लकड़ी लेकर लौट रहा था कि उसने देखा कि पहाड़ी की गुफा के अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वह ठिठक गया और सोचने लगा, वो क्या है? ये गुफा तो कभी रोशनी नहीं देती थी, वह हमेशा अंधेरी रहती थी। लेकिन आज क्या हो गया? क्या यह भ्रम है या कोई अंदर है? उत्तर की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धवलगढ़। यह गांव सुंदर था। सुबह की धूप जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो लगता जैसे सोना पिघल रहा हो। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक डर भी छिपा हुआ था। गांव के ठीक पीछे एक ऊंची काली पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के बीचों बीच था एक गुफा, जिसे लोग अंतहीन दरार कहा करते थे, क्योंकि जो भी उसके भीतर गया वह कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें किया करते थे। अरे जानते हो, वह गुफा जिंदा है, वह देखती है और वह बुलाती भी है। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को बताते थे कि शाम ढलने से पहले घर आ जाना, वरना गुफा बुला लेगी। उसी गांव में रहता था एक 24 साल का युवक, आरव, जिसके पिता 10 साल पहले उसी गुफा के पास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसे गांव के लोग अक्सर कहा करते थे गुफा ने उसे ले लिया। लेकिन आरव ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की और वह हमेशा मन ही मन सोचता रहता था, कोई गुफा इंसान को नहीं निगलती, सच कुछ और ही है। आरव अपनी माँ के साथ रहता था, जो उसको हमेशा यही समझाती रहती थी, बेटा, उस पहाड़ी की ओर मत जाया कर, वहां का वातावरण अच्छा नहीं है। लेकिन आरव ने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक सच का पता नहीं लगा लेता तब तक शांति से नहीं बैठेगा। और यह बात उसने अपनी माँ को भी बता दी थी। देख बेटा, तेरे पिता भी यही कहते थे, अब उनको तो मैं खो चुकी, लेकिन तुमको खोना नहीं चाहती। एक शाम सूरज ढल रहा था। आरव लकड़ी लेकर लौट रहा था कि उसने देखा कि पहाड़ी की गुफा के अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वह ठिठक गया और सोचने लगा, वो क्या है? ये गुफा तो कभी रोशनी नहीं देती थी, वह हमेशा अंधेरी रहती थी। लेकिन आज क्या हो गया? क्या यह भ्रम है या कोई अंदर है? हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कानों में हल्की सी आवाज आई, कोई शब्द नहीं, बस एक गूंज। तभी उसके पास आई उसके गांव की एक लड़की, जिसका नाम था मीरा, जो उस गांव की अध्यापिका थी। पास आकर उसने आरव से कहा, अरे आरव, मैं पिछले 3 दिनों से यह रोशनी देख रही हूँ। क्या? तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि गांव वाले डरते हैं और डर सच को मार देता है। कल सुबह हम अंदर जाएंगे। हाँ आरव, अगर सच मिला तो गांव बदल जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले जब पूरा गांव सो रहा था, तब आरव और मीरा पहाड़ी की ओर जाने लगे। पहाड़ी की चढ़ाई जितनी कठिन थी, उससे कहीं ज्यादा कठिन था उस गुफा के सामने खड़े होकर पहला कदम भीतर रखना। सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। पहाड़ी पर हल्की धुंध तैर रही थी। नीचे गांव धवलगढ़ अभी सोया हुआ था, लेकिन इस ऊंचाई पर हवा अलग थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। आरव और मीरा गुफा के मुहाने पर खड़े थे। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के भीतर कहीं हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अरे आरव, अगर हम वापस ना आ पाए तो कम से कम हम सच के करीब तो होंगे। ये बोलकर आरव ने एक मशाल जलाई। मशाल की लौ कांपी रही थी, जैसे हवा भी डरी हुई हो। दोनों ने एक साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान अचानक गिर गया। गुफा की दीवारें गीली थीं,
पानी की बूंदें टपक रही थीं। हर आवाज गूंज बनकर लौटती। जमीन असमतल थी, कहीं पत्थर उभरे हुए, कहीं फिसलन। लेकिन सबसे अजीब थे दीवारों पर बने चिन्ह। वे साधारण रेखाएं नहीं थीं, वे किसी भाषा जैसे लगते थे। लेकिन गांव में किसी ने कभी ऐसी लिपि नहीं देखी। तभी मीरा आगे बढ़ी। आरव, ये प्राचीन लग रहा है ना? हाँ, लगता है ये रोशनी दीवारों से निकल रही है। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक हल्की हवा का झोंका आया। मशाल की लौ बुरी तरह कांपी और उसी क्षण गहराई से एक गूंज सुनाई दी। कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे कोई पुकार रहा हो। मीरा का हाथ कांप गया। आरव, क्या तुमने भी कुछ सुना? आरव ने भी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन यह आवाज डर की नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन पर कुछ चमकता दिखा, जिसे देख आरव झुककर देखा तो वह एक पुराना ताबीज था। धातु जंग खा चुकी थी, लेकिन बीच में खुदा हुआ चिन्ह दीवारों वाले चिन्ह से मिलता जुलता था। आरव की सांस रुक गई। अरे मीरा, ये तो मेरे पिताजी का है। आरव की बातें सुन मीरा भी चौंक गई। क्या तुम्हें पूरा यकीन है आरव कि ये तुम्हारे पिता का ही है? आरव की आंखें भर आईं और वह रोते हुए बोला, उन्होंने यही ताबीज पहना था जिस दिन वो गायब हुए। 10 साल से जो सवाल आरव के भीतर था, आज वह और गहरा हो गया और वह मन ही मन सोच रहा था। अगर ताबीज यहाँ है तो मतलब पिताजी भी यहाँ आए थे, लेकिन वो गए कहाँ? अगर वो जिंदा थे तो उन्होंने लौट कर क्यों नहीं आए? तभी मीरा उसके पास आई और उसे समझाते हुए कहा, देख आरव, कभी कभी लोग लौटना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका जाता है। अब दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे रास्ता 2 भागों में बट रहा था। एक तरफ अंधेरा घना था और दूसरी तरफ हल्की नीली रोशनी तेज थी। तभी आरव ने रोशनी की ओर देखा। देख मीरा, जहाँ सवाल है वहीं जवाब भी होगा। दोनों रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे और वे एक बड़े गोल कक्ष में पहुंचे, जहां की छत ऊंची थी। बीच में पत्थर का गोल मंच और उस मंच पर वही चिन्ह उकेरे थे जो उन्होंने पीछे देखे थे। मंच के ऊपर नीली रोशनी घूम रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। आरव, यह प्राकृतिक नहीं है। आरव धीरे धीरे मंच के पास गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक दीवारों के चिन्ह चमक उठे और गुफा कांप गई। फिर अचानक उनके सामने एक दृश्य उभरा, जैसे धुंध में कोई परछाई। एक आदमी गुफा में प्रवेश करता हुआ। वह आदमी आरव के पिता थे। यह अद्भुत नजारा देख आरव चिल्लाया, पिताजी! लेकिन वह सिर्फ दृश्य था। पिता मंच के पास आए और उन्होंने कुछ कहा, लेकिन आरव को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे दृश्य टूट गया और गुफा शांत हो गया। तभी आरव का चेहरा सख्त हो गया। मतलब पिताजी यहाँ अकेले नहीं थे? तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई गुफा में प्रवेश कर रहा था। आरव और मीरा चौकन्ने हो गए। आवाज पास आती गई। फिर मशाल की रोशनी दिखी और गुफा में दाखिल हुआ ठाकुर रणवीर सिंह। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था और वो हंसते हुए कहा, मैं जानता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। तभी आरव ने ठाकुर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह गुफा मेरी है। गांव की जमीन पर कोई मालिक नहीं होता। यह सुन ठाकुर मुस्कुराते हुए कहा। जिसके पास ताकत हो वही मालिक होता है। तभी आरव ने ठाकुर से पूछा, ये बताओ कि मेरे पिता यहाँ क्यों आए थे? देख बच्चे, कुछ सवाल पूछने की कीमत होती है। उसके इस बात पर गुफा फिर कांपी। नीली रोशनी तेज हो गई। तभी ठाकुर पीछे हट गया। गुफा के मुहाने पर एक और आकृति खड़ी थी, जिसकी लंबी दाढ़ी थी। वो कोई रहस्यमयी साधु लग रहे थे। तभी उन्होंने गंभीर स्वर में बोले, अब समय आ गया है सच बाहर आने का। ठाकुर की आंखों में पहली बार डर दिखा। तुम फिर से आ गए। अब गुफा के भीतर अंधेरा गहरा हो चुका था।
नीली रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हवा में तैर रहा था। आरव, मीरा, ठाकुर रणवीर और रहस्यमयी साधु चारों उस गोल कक्ष में खड़े थे। किसी के पास पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था और गुफा सब जानती थी। तभी साधु आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी। जो तुमने अभी देखा वह पूरी सच्चाई नहीं है। तो पूरी सच्चाई क्या है? मेरे पिता को किसने धक्का दिया? ठाकुर चुप था, लेकिन उसका चेहरा तना हुआ था। साधु ने दीवार पर बने एक चिन्ह को छुआ। अचानक वह चिन्ह हल्का चमक उठा। यह गुफा सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, यह स्मृतियों का भंडार है। जो यहाँ आता है उसके भीतर का सत्य यहाँ अंकित हो जाता है। मतलब यह किसी तरह की जीवित जगह है। जगह भी जीवित होती हैं बेटी, बस हम समझ नहीं पाते। बस करो ये सब अंधविश्वास है। ठाकुर की आवाज में आत्मविश्वास कम और बेचैनी ज्यादा थी। आरव ने देखा कि ठाकुर का हाथ कांप रहा था। तभी आरव ने ठाकुर से बोला, ठाकुर साहब, क्या तुम डर रहे हो? अरे नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। गुफा के भीतर अचानक तेज हवा चली, मशालें बुझ गई और नीली रोशनी फिर से फैलने लगी। इस बार जो दृश्य उभरा वह पहले से स्पष्ट था। आरव के पिता गुफा में खड़े थे। उनके सामने ठाकुर रणवीर। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही थी। यह गुफा गांव की है, तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ खनिज हैं, दौलत है, गांव को इससे क्या फायदा होगा? फायदा नहीं, लालच होगा। दोनों में अचानक धक्का मुक्की हुई। ठाकुर ने उन्हें पीछे हटाया। पिता का संतुलन बिगड़ा, लेकिन वे गिरे नहीं। आरव ने सांस रोक ली। फिर दृश्य बदल गया। पिता अकेले आगे बढ़ते हैं, गुफा के भीतर और गहराई में। तभी दीवार से अचानक तेज नीली रोशनी फूटती है। दृश्य धुंधला हो जाता है और गुफा शांत हो जाता है। आरव स्तब्ध था और फिर ठाकुर से पूछा, तो उनको तुमने नहीं मारा? इस पर ठाकुर चुप था। तभी साधु बोले, धक्का लालच ने दिया था, लेकिन गिराया गुफा ने। तुम्हारे पिता ने गुफा को जगाया था, उन्होंने यहाँ की शक्ति को छेड़ा। गुफा की शक्ति मतलब? तभी साधु ने सबको समझाना शुरू किया। देखो, सालों पहले यह गुफा संतुलन की जगह थी। जो यहाँ शुद्ध मन से आता उसे ज्ञान मिलता, जो लालच लेकर आता उसे चेतावनी। और अगर कोई चेतावनी ना समझे तो गुफा स्वयं निर्णय लेती है। ये सब केवल कहानी है। लेकिन तभी दीवारों के चिन्ह फिर चमकने लगे और इस बार ठाकुर के पीछे की दीवार पर दृश्य उभरा। दृश्य में ठाकुर अकेले गुफा में खड़े थे। उनके हाथ में नक्शा था। अगर यहाँ खनन शुरू हो जाए तो मैं पूरे इलाके का मालिक बन जाऊंगा। ये सब झूठ है। लेकिन दृश्य रुकता नहीं। दृश्य में दिखता है ठाकुर ने मजदूरों को भेजा था। गुफा के भीतर एक छोटा विस्फोट हुआ था और उसी विस्फोट के बाद पहली बार गुफा की नीली रोशनी जागी थी। जिस दिन विस्फोट हुआ, गुफा जाग गई और उसी दिन तुम्हारे पिता यहाँ आए। ये सब सुन आरव घुटनों पर बैठ गया। तो पिताजी सच की रक्षा कर रहे थे? हाँ, और उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन वे मरे नहीं, क्योंकि दृश्य में उनकी मृत्यु नहीं दिखी। क्योंकि वे मरे नहीं, गुफा ने उन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखा है। अब तो हद हो गई। लेकिन उसी क्षण गुफा की दीवार खुलने लगी। पत्थर धीरे धीरे खिसके। अंदर एक संकरी सुरंग दिखी और सुरंग के भीतर हल्की रोशनी। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। इधर नीचे गांव में खबर फैल चुकी थी कि आरव, मीरा और ठाकुर गुफा में गए हैं। लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। कुछ कहते कि गुफा अपशगुन है और कुछ कहते कि सच सामने आएगा। गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। सुरंग का रास्ता गुफा के भीतर था। आरव ने सुरंग में कदम रखा।
हर कदम के साथ हवा गर्म होती जा रही थी। दीवारों पर अब चिन्ह नहीं थे, सिर्फ चमकती रेखाएं, जैसे दिल की धड़कन। तभी मीरा ने बोला, आरव, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा हो? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। सुरंग के अंत में एक छोटा कक्ष था, जहां बीच में पत्थर का आसन था और उस आसन पर एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था, जिसका लंबे बाल और सफेद दाढ़ी थी। देखने में थोड़ा कमजोर था, लेकिन जैसे ही आरव की नजर उस पर पड़ी, वह सन्न हो गया। पिताजी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली और वर्षों बाद पिता की आंखों में पहचान की चमक थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये देख ठाकुर भी पीछे हट गया। इधर साधु ने भी आंखें बंद कर ली। 10 साल का इंतजार एक पल में सिमट गया, लेकिन यह अंत नहीं था। गुफा के भीतर समय जैसे ठहर गया था। आरव अपने पिता के सामने खड़ा था, पूरे 10 साल बाद, और अब उत्तर उसकी आंखों के सामने बैठा था। लेकिन उत्तर के साथ एक और रहस्य भी जुड़ा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। पिता ने हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर गहरी शांति। मैं कभी मरा नहीं बेटा, मैं बस रुक गया था। रुक गए थे, लेकिन कैसे? यह गुफा समय को वैसे नहीं मानती जैसे हम मानते हैं। तभी पिता ने समझाना शुरू किया। जब मैं उस दिन यहां आया तो मुझे लगा कि मैं गुफा की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक गलती की। क्या गलती? हाँ, लेकिन जब मैंने गुफा की शक्ति को चुनौती दी तो मैंने सोचा मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दीवारों के चिन्ह हल्के चमक उठे। यह गुफा संतुलन की रखवाली करती है। जो यहां स्वार्थ लेकर आता है वह खो जाता है। जो यहां जिम्मेदारी लेकर आता है उसे परीक्षा देनी पड़ती है। तो आपको यहाँ रोक लिया गया? हाँ, और मुझे यहां तब तक रुकना था जब तक कोई मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने ना आए। और वह मैं हूं। पिता ने हाँ में सिर हिलाया। इधर ठाकुर रणवीर अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। ये सब नाटक है। अगर यह सच है तो मैं भी यहाँ क्यों खड़ा हूं? क्योंकि संतुलन का दूसरा हिस्सा तुम हो। मैं? हाँ रणवीर, तुम्हारे लालच ने गुफा को जगाया और मेरी जिद ने इसे चुनौती दी। हम दोनों दोषी हैं। ठाकुर का चेहरा ढल गया। पहली बार उसके चेहरे पर कठोरता नहीं, पछतावा था। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि गुफा में चमत्कार हुआ है। कुछ लोग मशाल लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष चाहता था गुफा को तोड़कर खनन शुरू हो, दूसरा पक्ष चाहता था उसे पवित्र घोषित किया जाए। तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी गुफा के भीतर अचानक कंपन हुआ और नीली रोशनी तेज हो गई। एक गूंजती आवाज चारों ओर फैल गई। संतुलन तभी होगा जब स्वार्थ और सत्य एक साथ स्वीकारे जाएगा। आरव ने चारों ओर देखा, फिर बोला, तो अब हमें क्या करना होगा? गुफा को निर्णय चाहिए। तुम्हें चुनना होगा, शक्ति या त्याग। अगर गुफा की शक्ति को पूरी तरह जगाया गया तो यह गांव को समृद्ध कर सकती है, लेकिन नियंत्रण से बाहर हुई तो सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? शक्ति को मुक्त नहीं, संतुलित करना होगा। लेकिन कैसे? अगर कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ, अपना डर यहां छोड़ देगा, तभी गुफा शांत होगी। तभी ठाकुर ने तुरंत कहा, मैं अपनी जमीन छोड़ दूंगा। तुम जैसा सोच रहे हो यह केवल शब्दों से नहीं होगा, यह भीतर के मन से होगा। तभी अचानक गुफा कांपी। छत से छोटे पत्थर गिरने लगे। बाहर गांव वाले गुफा के पास पहुंच चुके थे। अराजकता फैलने वाली थी। आरव ने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तैयार हूं। पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन डर भी। बेटा, यह आसान नहीं होगा। 10 साल मैंने इंतजार किया है, अब डरने का समय नहीं है। आरव उस पत्थर के आसन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। नीली रोशनी उसे घेरने लगी।
उसके मन में दृश्य आने लगे। पिता की हंसी, उनका गायब होना और ठाकुर के लिए उसका गुस्सा और गांव वालों की उम्मीदें। तभी आवाज गूंजी, क्या तुम अपने गुस्से को छोड़ते हो? आरव की आंखों से आंसू बह निकले और धीमी आवाज में हाँ में जवाब दिया। क्या तुम बदले की इच्छा छोड़ते हो? हाँ। अब आखिर क्या तुम संतुलन के लिए अपने अधिकार त्यागते हो? आरव ने इस पर भी हाँ में जवाब दिया। तभी अचानक गुफा रोशनी से भर गई। ठाकुर घुटनों पर गिर पड़ा। पिता की आंखों में आंसू थे। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। गुफा अब पहले जैसी थी, शांत, स्थिर। गांव वाले गुफा के बाहर खड़े थे। तभी गुफा से आरव, उसके पिता, मीरा और ठाकुर बाहर आए। सब स्तब्ध रह गए। पिता को देखकर गांव में सन्नाटा छा गया। तभी ठाकुर आगे बढ़ा और बोला, मैंने गलती की, मैं खनन की योजना वापस लेता हूँ। गांव में हलचल हुई। तभी आरव के पिता ने कहा, यह गुफा किसी की संपत्ति नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आरव ने भी सबसे हाथ जोड़कर कहा, हम इसे छुएंगे नहीं, लेकिन इसे समझेंगे, इसे बचाएंगे। उस दिन पहाड़ी पर सिर्फ एक गुफा नहीं बची, एक गांव बचा, एक परिवार जुड़ा और एक लालच टूटा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा गुफा के बाहर शुरू होने वाली थी। पिता के लौटने के बाद गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन यह सिर्फ खुशी का उत्सव नहीं था, यह जागृति का उत्सव था। गांव की चौपाल पर सभा बुलाई गई, जहां आरव के पिता खड़े हुए। देखो गांव वालों, मैं 10 साल गुफा के भीतर रहा, लेकिन वह कैद नहीं थी, वह सीख थी। हम प्रकृति को जीतने नहीं आए हैं, हम उसके साथ जीने आए हैं। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी ठाकुर रणवीर धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। मैंने लालच में आकर गलती की। मैंने सोचा दौलत से सम्मान मिलता है, लेकिन आज समझ आया, सम्मान जिम्मेदारी से मिलता है। इतना बोल उसने अपने खनन के सारे कागज गांव वालों के सामने फाड़ दिए। गांव वाले स्तब्ध थे। अब पूरे गांव वाले ने मिलकर यह निर्णय लिया कि गुफा को पवित्र स्थल घोषित किया जाएगा। वहां कोई खुदाई नहीं होगी। साल में एक दिन संतुलन दिवस मनाया जाएगा। आरव ने भी अपना सुझाव दिया। हम बच्चों को सिखाएंगे कि प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, संबंध है। सबने सहमति दी। उस रात पहाड़ी पर चांदनी फैली थी। आरव और उसके पिता गुफा के बाहर बैठे थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, आपको डर नहीं लगा था अंदर? डर लगा था, लेकिन हर डर के पीछे एक सवाल था, क्या मैं सही कर रहा हूं? अब समझ आया, सही करना आसान नहीं होता। लेकिन बेटा, सही करना जरूरी होता है। अचानक गुफा से हल्की नीली रोशनी निकली। आरव चौंका, लेकिन पिता शांत थे। रोशनी कुछ क्षण टिकी, फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। अब गुफा सो गई है। हमेशा के लिए नहीं, जब भी संतुलन बिगड़ेगा वह फिर जागेगी, लेकिन अब उसे जगाने की जरूरत शायद कभी न पड़े। कई वर्ष बीत गए। धवलगढ़ अब एक उदाहरण बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, गुफा देखने नहीं, बल्कि गांव की सोच समझने। मीरा अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। वह बच्चों को रोज कहानियां सुनाती, लेकिन कभी पूरा रहस्य नहीं बताती। इधर आरव ने भी पहाड़ी के नीचे एक छोटा पुस्तकालय बनाया, जिसका नाम रखा संतुलन भवन। एक शाम आरव अकेले गुफा के पास गया। वहां की हवा शांत थी। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कह रहा हो, तुमने सही चुना। ये सुन उसकी आंखें नम हो गई। वह समझ चुका था, गुफा का असली रहस्य खनिज नहीं था, वह था मनुष्य के भीतर का संतुलन। हम सबके भीतर एक गुफा होती है, जहां लालच भी रहता है और साहस भी, जहां डर भी है और सत्य भी। जीवन हमें बार बार उस गुफा के सामने खड़ा करता है। सवाल यह नहीं कि गुफा में क्या है, सवाल यह है
कि हम उसमें क्या लेकर प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते समय क्या छोड़ आते हैं। आरव ने पहाड़ी से नीचे देखा। गांव में रोशनी जल रही थी, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पहाड़ी पर हवा धीरे से बह रही थी। अब गुफा रहस्यमयी जरूर थी, लेकिन डरावनी नहीं, क्योंकि जब मन संतुलित हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। तो यहां से हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और कहानियां आपको देखने को मिले। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट में भी जरूर बताएं।